बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आज मेरे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद नहीं। ही वॉजेंट फीलिंग वेल, तो वो हमें शो में आज ज्वाइन नहीं कर पाए और हम दुआ करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक जल्दी से सेहतयाब हो जाए तो वापस हमें शो में ज्वाइन करें। हरमीत भी अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन शो में आगे चलकर हरमीत भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। मैं इस दुआ और इस उम्मीद के साथ आपको आज के शो में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लूँ तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मौसम गर्मा की जो छुट्टियाँ हैं वो आन पहुँची हैं और इस दौरान जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है वो आजकल टैब्स पे, आईपैड्स पे, टेलीफोन्स पे, इन चीज़ों पर जो है वो अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। तो वालिदैन को इससे बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी होती है। तो जो ऑनलाइन वो जो वीडियो गेम्स खेलते हैं, इस बच्चों को किसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट कैसे किया जाए, इस पर हम आज बात करेंगे। इस मसले का हल क्या है। हमारे साथ मौजूद होंगी स्पेस साइंस एजुकेशनिस्ट जरताज अहमद साहिबा, हमें शो में ज्वाइन करेंगी। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ इनसे इनके करियर के बारे में भी जानेंगे कि स्पेस साइंस क्योंकि एक बहुत ही डिफरेंट फील्ड है और इसमें बहुत से कम लोग वाबस्ता होते हैं, तो एक खातून का ऐसी फील्ड से वाबस्ता होना, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान में इस फील्ड में क्या काम हो रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। फिर जैसा कि आप सबको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ पंजाब का बजट जो था वो पेश कर दिया गया और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% जो है वो इजाफे का ऐलान किया गया है। तो इस पर हम बात करेंगे शो में आगे चलकर। फिर बड़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन है, ऑब्वियसली कोविड की तीसरी लहर इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुज़िश्ता 4 माह के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो सबसे कम केसेस यानी कि 1000 से कम केसेस जो थे वो रिपोर्ट किए गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह जो थी वो 2.39% रही। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में जो कोविड है उसका जोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है और लोगों का भी जो रुझान है वो वैक्सीन की तरफ बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो इस पर आगे चलकर शो में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे PSL 6 के, जैसा कि हम सबको पता है कि बकिया मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में हो रहे हैं, तो इस पर हम बात करेंगे मैचेस को लेकर। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने कौमी टीम में वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इस तमाम तर खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। फिर एक और अहम खबर कि वफाकी हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल कराची ने फैसला किया है कि वो तमाम TV चैनल्स के ड्रामों के लिए मुश्तरका जो अवार्ड्स हैं उनका इनेकाद करे और इस इकदाम का मकसद कौमी सतह पर एक प्लेटफॉर्म पर मुकाबले का इनेकाद है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आज हम आपको शो में सैर करवाएंगे मानसहरा की। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोविड की सिचुएशन पर। पाकिस्तान में 4 माह के बाद कोरोना केसेस की जो तादाद है वो 1000 से कम रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 840 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जो कोविड का जो जोर है वो कम होता चला जा रहा है। और मस्बत केसेस की शरह की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूरे मुल्क में मस्बत केसेस की जो शरह है वो 2.39% रिकॉर्ड की गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जो कोरोना का जोर है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों में भी अब अवेयरनेस आ रही है। पहले वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करें तो लोग बड़ा हेजिटेंट थे कि जी वैक्सीन नहीं लगवानी, वैक्सीन लगवा ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो र्यूमर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम सबको पता है, स्प्रेड कर रहे थे। तो हम लोगों ने भी अपने शो के तवसत से अवेयरनेस जो है वो लोगों को पहुँचाई और इस तरह से गवर्नमेंट के एड्स भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है कि किस तरह से ज़्यादा जो लोग हैं उनको इंगेज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो सकें। तो इस हवाले से अब देखा यह जा रहा है कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो कम है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनका रुझान वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ हो रहा है। इसके लिए आपने करना क्या है, हम पहले भी अपने शो में बता चुके हैं कि बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। 1166 पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर है वो सिर्फ भेजना है और उसके बाद आपको एक SMS मौसूल होगा जिसमें ऑब्वियसली आपका मुतल्लिका सेंटर और वो तमाम चीज़ें बताई जाएंगी और आपने अपने मुतल्लिका सेंटर जो भी आपके घर के करीब है वहाँ जाकर वैक्सीनेशन करवा लेनी है और बड़ा आसान प्रोसीजर है। अच्छा, पहले हमने नाज़रीन स्टार्ट में देखा था कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर इतना रश नहीं था, लेकिन अब रश थोड़ा बढ़ता
बढ़ता चला जा रहा है, उसकी सिर्फ रीज़न ये है इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, अगर आप जाएंगे तो बारी भी जल्दी आएगी, लेकिन इंतज़ामात जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोगों का रुझान जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ बहुत आ रहा है, तो ये बहुत खुशाइन बात है। पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि मैं जब देखती हूँ कि लोग जो हैं वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और जब मैं फेसबुक वगैरह खोलती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि जो वैक्सीनेशन करवा रहा है वो साथ ही साथ अपनी एक तस्वीर भी अपलोड कर रहा है कि देखें जी मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया। खैर मेरी अभी वैक्सीनेशन का टाइम नहीं आया, मैं इंशाल्लाह अगले कुछ रोज़ में मैं भी करवा लूँगी अपनी वैक्सीनेशन, मुझे अभी एसएमएस मौसूल नहीं हुआ। लेकिन आप सबसे एक दफ़ा फिर यही कहना चाहेंगे कि जाएँ और वैक्सीनेशन करवाएँ, ख़ुद को महफूज बनाएँ, अपने प्यारों को महफूज बनाएँ, और बस दिस इज़ इट। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जानिब से बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की तरफ लाया जाए। अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो कल मैं पढ़ रही थी कि सिंध हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो बिल्कुल नहीं बनेंगे जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, विच मीन्स के अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए आपको वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी पड़ेगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से लोगों को जो है वो कायल किया जा सकता है। बाहर के ममालिक में अगर देखें तो लोगों को गिफ्ट्स और मराद देने का ऐलान किया जा रहा है कि जो भी अपनी वैक्सीनेशन करवाएगा तो उसे कोई ना कोई किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई इनामात या मराद दी जाएंगी। तो पाकिस्तान में इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज की जा रही हैं। साथ ही साथ पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में कुछ रोज़ पहले एक इजलास हुआ था जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था। उसमें ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी कि जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे उनकी सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जो सूबे भी हैं वो अपना किरदार जो है वो बढ़ चढ़ कर अदा कर रहे हैं। और इसका देखें फ़ायदा अल्टीमेटली किसको है, सूबों को, हुकूमतों को क्या फ़ायदा? ये आपकी इंडिविजुअल जो आपकी सेहत है ये उसके लिए है ताकि आप लोग जो हैं वो महफूज रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो महफूज रह सकें। और वैक्सीनेशन करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो अब आप बिल्कुल फ्रीली घूमे फिरे, नहीं। एसओपीज़ का आपने तब भी बिल्कुल ख्याल रखना है। वैक्सीनेशन जो है वो आपको 80% महफूज बनाती है, तो आपने साथ साथ एसओपीज़ को भी लाजमी फ़ॉलो करना है, जिसमें ऑब्वियसली ये चीज़ें शामिल हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त जो हैं हुकूमत की सतह पर हो रही हैं। साथ ही साथ एक और आज अहम ऐलान यहाँ पर करते चलें कि सिंध में 6ठी से 8वीं जमात के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं 50% हाज़िरी के साथ। ये भी अच्छी बात है क्योंकि पिछला 1.5 साल हमने देखा है कि हमारा जो एकेडमिक ईयर था वो बहुत मुतासर हुआ कोविड की वजह से। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो रही है कि स्कूल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मरहलावार खुलना शुरू हो चुके हैं। अगली खबर पर आते हैं, अगली स्टोरी पर आते हैं। तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 का जो बजट था वो गुज़श्ता रोज़ पेश कर दिया गया, जिसका कुल हजम जो था वो 2653 अरब का ये बजट जो था वो पेश किया गया। और बजट ऑब्वियसली पेश किसने किया? सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त ने गुज़श्ता रोज़ जो था वो बजट पेश किया। ऑब्वियसली इसमें सरकारी मुलाजिमीन के लिए सहूलियात का भी ऐलान किया गया, पेंशन में इजाफे का भी ऐलान किया गया। तो लोग जो सरकारी मुलाजमतों से वाबस्ता हैं उनके लिए तो ये खुशाइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो इस बजट को कह रहे हैं कि नहीं जी ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसके बाद महंगाई भी आएगी। विफाकी बजट में भी यही कहा गया था कि जी ये अवाम दोस्त बजट उस तरह से नहीं है, महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा। बल्कि अभी मैं आते हुए आज एक स्टोरी पढ़ रही थी, वो ये थी कि 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें इजाफे का ऐलान किया जा रहा है। इस हवाले से ओगरा ने अपनी जो समरी है वो भी इरसाल कर दिया। तो देखें पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती, लेकिन ये हम सबको पता है कि जब भी पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं तो एक महंगाई का जो है वो एक नया तूफ़ान आता है। तो अल्लाह ना करे कि महंगाई का नया तूफ़ान आए, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। खैर बजट पर हम बात कर रहे थे। बजट गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज़्यादा रखा गया है पंजाब के, अगर मैं बजट की बात करूँ। और सरकारी मुलाजमीन के लिए ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया गया है और 10% इजाफे की तजवीज़ जो है वो इस हवाले से पेश की गई है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो
मज़दूरों की उजरत है वो कम से कम 20,000 रुपये मुकर्रर की जाए। तो ये भी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। आजकल के दौर में जो गुजारा करना है आम आदमी का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर किसी भी मज़दूर की जो कीमत है इस हवाले से अगर कम से कम 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी जाए तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और साथ ही साथ अगले आगे शो में बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत और आर्ट्स काउंसिल कराची ने ये फैसला किया है कि वो तमाम टीवी चैनल्स के ड्रामे जो हैं उनके अवार्ड जो हैं वो इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स हैं वो अपने अपने इंडिविजुअली अपने अपने जो अवार्ड शोज़ हैं वो मुनक्किद करवाते हैं। तो अगर सबके कलेक्टिवली अवार्ड्स होंगे तो ये भी बड़ी अच्छी बात होगी। खैर, ये तो थी आज की स्टोरीज़। अभी नाज़रीन हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पेस साइंस एजुकेशन पर। दिस इज़ फील्ड जिसमें बहुत कम काम हो रहा है, लोगों का रुझान इस तरफ बहुत कम है। इसकी ऑब्वियसली मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिसमें एक रीज़न ये भी है कि शायद लोगों को इस फील्ड का इतना पता ही नहीं है। तो आज हम इस फील्ड पर बात करेंगे, ये फील्ड कैसी है, इस पर पाकिस्तान में क्या क्या काम हो रहा है। हमारे साथ स्पेस साइंस एजुकेशनिस्ट ज़रताज अहमद साहिबा हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। ज़रताज, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सबसे पहले तो ये बताएं ना, बीइंग अ फीमेल आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया, मतलब कैसा पाया आपने इस फील्ड को? क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान में इस फील्ड में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा कम है और फिर ख़वातीन का तो उससे भी ज़्यादा कम है। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो टुडे। आपका बहुत वैलिड सवाल है और आई थिंक मैं कोई भी इंटरव्यू में जाती हूँ तो मुझसे सबसे पहले यही सवाल किया जाता है कि ये बहुत ही अनयूजुअल फील्ड है। बिल्कुल। असल में देखिए, मैंने ये इस फील्ड का इसलिए इंतखाब किया कि एक तो मेरा शुरू से ही जो मेरी तालीम है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सो टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब मैंने तालीम हासिल की उस वक्त ख़वातीन बहुत कम टेक्नोलॉजी की फील्ड में आती थी। सो मैंने, क्योंकि मुझे फैमिली से मेरे कज़न हैं जिन्होंने मुझे आईटी की फील्ड में इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद मेरा अपना इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी में नई चीज़ें बहुत होती हैं और मुझे नई चीज़ों पे काम करने का शौक़ है। सो मैं उसमें फिर ये नहीं देखती थी कि वो लड़कों की फील्ड है या लड़कियों की फील्ड है, और मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं था कि जी आपने ये नहीं पढ़ना और ये पढ़ना है। सो आई थिंक जो घर से सपोर्ट मिली उसकी वजह से आई थिंक मैंने ये फील्ड एक्सप्लोर की। स्पेस साइंस के हवाले से पर्टिकुलरली मेरे साथ जो मेरे को फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, उनका काफ़ी हाथ है। वो ये आइडिया लेके पाकिस्तान आए थे और उन्होंने मुझसे ये आइडिया डिस्कस किया था। मैं ऑलरेडी रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट, जो पाकिस्तान का पहला रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट था, वो मैं स्टार्ट कर चुकी थी। सो वहाँ से जब उन्होंने मुझसे ये आइडिया डिस्कस किया तो मुझे बहुत यूनिक लगा एंड इसलिए फिर हमने ये इदारा कायम किया। अच्छा, ये जो आप जिस इदारे का नाम भी ले रही हैं रोबोटिक इंस्टीट्यूट, ये है क्या? इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे इस वक्त जो देखने वाले हैं उनको ना इस फील्ड के बारे में पता है, ना इन चीज़ों के बारे में पता है। पाकिस्तान में तो वैसे ही इन फील्ड्स के बारे में कम ही अवेयरनेस होती है, तो ये भी बताएं ज़रा। ज़रूर। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी, उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा क्योंकि टाइम हमारे पास अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ। जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में था और मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रही थी। फिर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, और आपको पता है कि ख़वातीन दुनिया में कहीं भी हों, जब बच्चे होते हैं आपको थोड़ा सा टाइम अपनी फील्ड से लेना पड़ता है बच्चों को देखने के लिए। सो मैं भी जी थोड़े अरसे घर बैठी, और जब घर बैठने के बाद मैंने वापस जॉब में आने की कोशिश की तो मुझे ये एहसास हुआ कि क्योंकि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेज़ी से चेंजेस होती हैं तो मैं कॉर्पोरेट जॉब में तो नहीं जा सकती। हम लोग स्कूल की जॉब को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैंने भी वही किया। और मैंने एक स्कूल में काम करना शुरू किया, लेकिन उस स्कूल में काम करने से वो मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। हक अकेडमी उस स्कूल का नाम है, मैं अब भी उससे एसोसिएटेड हूँ। और वहाँ पे मैंने रोबोटिक्स की तालीम देना शुरू की। आपको पता होगा रोमा, आपने भी बचपन में लेगो से खेला होगा, जो ब्लॉक्स होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ जी। उससे हम लोग, लड़कियां जो है वो डॉल हाउसेस बनाती हैं, लड़के जो है वो गाड़ियां बनाते हैं। अब लेगो की किट जो मैंने देखी, 2010 की बात कर रही हूँ, उसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके
और उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। आजकल कोडिंग और प्रोग्रामिंग बच्चों को सिखाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, आपको बहुत सारे ऐसे इदारे मिलते हैं जो ये सिखा रहे हैं। प्रोग्रामिंग करने से बच्चों की थिंकिंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं, जो कि आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में भी कुछ हद तक शुरू हो गए हैं, कुछ इदारे हैं जो इसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो ये कोर्सेज मैंने 2010 में शुरू किए उस स्कूल से, ठीक है, और वहां से फिर मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है। दुनिया के जो बड़े रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं, मैं पहली पाकिस्तान की जज थी वहां पे। बच्चों की टीम्स मैं यहाँ से पाकिस्तान से प्रिपेयर करके, तैयार करके, ट्रेन करके उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाने ले जाती थी। सो ये मैं अब भी करती हूँ। कोविड की वजह से ये जो है ये रुक गया है, लेकिन अभी वर्चुअल रोबोटिक्स कंपटीशन भी एक हुआ था जिसमें हमने पाई स्पेस साइंस एजुकेशन सेंटर से 2 टीम्स रजिस्टर कराई। अब आप देखें ये जो बच्चे आजकल गेम्स खेलते हैं जिसमें 3D ग्राफिक्स वगैरह हैं, उसमें 3D रोबोट्स हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने घर से बैठे हुए इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हमारी जो टीम्स हैं उन्होंने इंटरनेशनली 2nd और 4th पोजीशंस विन की थी। ये मैं पिछले मार्च की बात बता रही हूँ, इसी साल की। सो ये इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं जो मैं बच्चों को देती हूँ, जो दुनिया भर में अवेलेबल हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं अगर मेरे अपने माशाल्लाह बच्चे हैं जो टीनेजर्स हैं, तो अगर मैं उनके लिए कुछ कर रही हूँ और मेरे पास ये स्किल है और टैलेंट है और रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पाकिस्तान के बाकी बच्चों तक भी पहुँचा सकती हूँ ट्रेनिंग, तो वाई नॉट। ये मेरा मकसद है जी, मैं इस मिशन के तहत काम कर रही हूँ। अच्छा, आप इस मिशन के तहत तो काम कर रही हैं, लेकिन आपने जिक्र किया वीडियो गेम्स का। बच्चे बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं और आजकल मेरे ख्याल में पढ़ाई से ज़्यादा रुझान बच्चों का वीडियो गेम्स वगैरह की तरफ है। लेकिन ठीक है, हर चीज़ एक एतदाल में अच्छी लगती है, लेकिन मैंने खुद अपने घर में बच्चों को देखा है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी टैब्स पर, आईपैड्स पर और ये जो एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह होते हैं इन पर स्पेंड कर रहे होते हैं। अब बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटी को किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, मतलब वीडियो गेम से हटाकर उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाए, ये काम किस तरह से मुमकिन है? इस मसले का क्या हल है? देखिए, मेरे ख्याल में ये हर पेरेंट के लिए रोज़ाना का एक स्ट्रगल है कि बच्चों को किस तरह से एंगेज किया जाए इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो कि स्क्रीन से हटके हों। ठीक है, हम चाहते यही हैं। लेकिन जैसे आपने एतदाल की बात की, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि बैलेंस किस तरह से करें फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ और स्क्रीन टाइम। मैं खुद एक पेरेंट हूँ, एक मदर हूँ, मुझे पता है कि स्क्रीन टाइम कितना नुकसानदेह है बच्चों के लिए, लेकिन हमें थोड़ा सा ये समझने की भी ज़रूरत है। जैसे कोविड में अब सब कुछ स्क्रीन पे ही डिपेंडेंट है। आप अगर स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो भी स्क्रीन पे, बच्चे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो वो भी स्क्रीन पे है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो स्क्रीन टाइम कुछ हद तक बढ़ा रहेगा। लेकिन उसके अलावा आप अगर देखिए स्क्रीन्स का, और मैं यही कहती हूँ कि अब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ आ जानी चाहिए कि जो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि जो आंखों को किसी तरह से प्रिवेंट कर सकें और सेफ गार्ड कर सकें। क्योंकि स्क्रीन के थ्रू आप देखिए, हम बच्चों को कहते हैं रीडिंग करें। मैं अपने बच्चों की मिसाल दे रही हूँ, मैं उनको कहती हूँ किताब पढ़ो। मेरे घर में हर महीने रीडर्स डाइजेस्ट आता है। मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जो वो वीडियोस कंज्यूम कर रहे होते हैं, मेरी बेटी है वो 5 मिनट्स क्राफ्ट्स देख रही है, वो कुकिंग की वीडियोस देख रही है, वो और बहुत सारी देख रही है और उससे बहुत सीख रही है। जो बच्चे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ उनका तरीका डिफरेंट है। तो हमें भी थोड़ा सा बच्चों को समझने की जरूरत है। मैं एक मदर हूं, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि बच्चों को स्क्रीन्स देके छोड़ दें, उनको मॉनिटर करें, उनको देखें वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब गेम्स की बात आ गई। गेम्स मेरा अपना बेटा बहुत ज्यादा खेलता है, दोनों मेरे बेटा बेटी दोनों गेम्स खेलते हैं। लेकिन उस गेम खेलने की वजह से जो उसकी स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग है, उसकी लॉजिक है जो डेवलप हुई है, जिसको वो यूटिलाइज करता है डिफरेंट स्किल बेस्ड प्रोजेक्ट्स करने में, वो उसको गेम से आई है वो स्किल। तो मेरे बेटे से हर वक्त ये जंग रहती है कि बेटा इतना ज्यादा गेम नहीं खेलो, पढ़ाई भी है, ये भी है, लेकिन उसके साथ फायदा भी है। बस हमें ये करना है कि हमें बैलेंस लाना है और उसके साथ साथ एक्टिविटीज ऐसी लानी है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें। अब हम जो कोर्सेज करवाते हैं, जो मैं आजकल एक समर कैंप खुद कंडक्ट कर रही हूँ, उसमें मैं वर्चुअल रोबोटिक्स की भी ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं लाइव फ्रॉम स्पेस एक कोर्स है जिसमें हम साइंटिफिक मॉडल्स बना रहे हैं, बच्चे खुद बनाते हैं मॉडल, वो हम बनवा रहे हैं।
और उसमें हम स्पेस साइंस से कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक खबर आई थी, नासा ने एक लैंडर भेजा है मार्स पे, एक रोवर भेजा है। जी जी। और उसके हवाले से फिर हमने कनेक्ट करके बच्चों से एक मॉडल बनवाया जो रोवर की तरह दिखता है। सो इस तरह की जब आप एक्टिविटीज करवाएंगे जिसमें बच्चे हैंड्स ऑन, मैं हमेशा हैंड्स ऑन कहती हूँ, मतलब मैं ये नहीं करती कि मैं क्लास में या सेशन में खुद कर रही हूँ और बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, नहीं, बच्चा वहां एंगेज नहीं होगा। आप उन्हें मटेरियल दें, बच्चों से खुद बनवाएं, वहां पे बच्चे खुद एंगेज होंगे। सही। तो ये कुछ वो है एक्टिविटीज जो हम जिस कर रहे तरह हैं। से आप कोर्सेज का बता रही हैं कि आप ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाती हैं, डिफरेंट किस्म के ये कोर्सेज हैं, तो ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये कोर्सेज होते हैं और क्या बड़े भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं? और फिर हाउस द रिस्पांस सो फार बच्चों की तरफ से, बच्चों के वालिदैन की तरफ से, मतलब इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। जी, एक तो पहला आपका सवाल ये था किस एज ग्रुप के लिए है। हम जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो 6-7 साल के बच्चे और उनसे बड़े बच्चे कर सकते हैं। मेरे पास अभी जो एज ग्रुप है वो यही है, 7 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं जो ज़्यादा ये कोर्सेज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह की हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं और जो रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से वो बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं कोई चीज़। उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं उन्हें ऑनलाइन गाइड कर रही होती हूँ। ऑब्वियसली ऑनलाइन में एक लिमिटेशन ये आती है कि पेरेंट्स या किसी एडल्ट की सुपरविजन चाहिए होती है अगर बच्चा 6-7 साल का है। अब जैसे मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनके बड़े सिबलिंग्स बैठ के उनके साथ इन्वॉल्व होके, तो पूरी फैमिली भी बाज वक्त इन्वॉल्व होके ये एक्टिविटीज कर रही होती है। सो बड़े भी ये कोर्सेज कर सकते हैं। हम टीचर्स ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि अगर हमें एजुकेशन में कोई रेवोल्यूशन लानी है तो हम टीचर्स को पीछे नहीं छोड़ सकते। तो ज़रताज, हमारे पास हमारा इदारा कितना वो कर सके। वक्त बहुत मुख्तसर है, सिर्फ जाते जाते एक अहम सवाल ये कि आप करियर काउंसलिंग भी करती हैं, तो ये बताइएगा कि इसके लिए आप क्या कर रही हैं मज़ीद, और आजकल के जो बच्चे हैं उनका रुझान ज़्यादा किस फील्ड की तरफ है? अच्छा जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक रीसेंट स्टार्टअप है क्यूरियोसिटी के नाम से, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी नेट एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया है। और वो सोशल मीडिया में हम उन्हें इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर एक रिक्रूटमेंट रेडीनेस ड्राइव है। आपको पता होगा पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो कह रहे हैं उन्हें प्रिपेयर नहीं कर रही है जॉब्स के लिए। कुछ स्किल्स हैं जो उनको चाहिए हैं। सो हम वो एक रिक्रूटमेंट रेडीनेस ड्राइव है हमारी, जिसमें हम उन्हें मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, करियर काउंसलिंग, रेज्यूमे किस तरह बनाना है, इंटरव्यू किस तरह अपीयर होना है, ये सारी हम उन्हें ट्रेनिंग देके, और इंटरनेशनल नेटवर्क है एक मेंटोर्स का, उनके साथ कनेक्ट करके उनको प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब्स के लिए। करियर काउंसलिंग और जॉब के लिए, ठीक है, ये प्रिपेयर किया जा रहा है। और कोई अगर आपके इस करियर काउंसलिंग से फ़ायदा उठाना चाहे या आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है उसको ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए आप curiositynet.com QRIOSITYnet.com पे जाके साइन अप करें। वो एक सोशल मीडिया है जहाँ पे हम जो है वो यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ पे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप फोरम्स का पार्ट बन सकते हैं और हेल्प और सपोर्ट ले सकते हैं। सो ये जब आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फिर आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। आप ज़रूर आइए, जितने स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें और इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और पाकिस्तान में इस फील्ड के लिए, स्पेस साइंस एजुकेशन में गवर्नमेंट कोई काम कर रही है? ये तो आपने अपने ओन पर बता दिया, ये जो आपकी कंपनी है जिसको आपने बनाया हुआ है, ये तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इस फील्ड के लिए कोई काम किया जा रहा है? देखिए, स्पेस साइंस के लिए ख़ास तौर पे नहीं, लेकिन अब मुझे नज़र आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हैं जिसके लिए टेंडर्स वगैरह आए थे, जिसमें स्टेम एजुकेशन की बात हुई थी। स्पेस साइंस बेसिकली स्टेम एजुकेशन की ही एक ब्रांच है, एक मेथडोलॉजी है जिसके अंदर स्पेस साइंस आती है। तो मेरे ख्याल में कि उस तरफ काम हो रहा है। ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है। कुछ अरसे पहले रोबोटिक्स यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता था, अब मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री आपको नजर आती है। सो आई थिंक हम सबको अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर
हैं और आई थिंक मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इस तरह के अगर प्रोग्राम्स करें और पब्लिकली अवेयरनेस क्रिएट करें तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इस चीज को नीट समझ के कुछ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये रुझान की बिल्कुल बात होती है। थैंक यू सो मच जरताज, बड़ी इन्फॉर्मेटिव आज आपसे हुई। और ये नाजरीन जिस तरह से जरताज भी बता रही थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बैलेंस जो है वो कायम किया जाए बच्चों की तरफ से फिज़िकल एक्टिविटी और स्क्रीन टाइम के दरमियान। इसी से ही जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट है, वो जनरेट हो सकता है। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और अभी हम आपको एक ऐसे मकाम की सैर करवाएंगे जो कि शुजाबाद का हिस्टोरिकल पॉइंट है, नवाब मुजफ्फर खान का महल, जो कि 300 साल पुराना है और बहुत खूबसूरत था लेकिन अब नहीं है। और गुज़िश्ता 12 साल से ये हुकूमत की अदम तवज्जुही और इसके साथ साथ आसार कदीमा जो है, महकमा आसार कदीमा, वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है, ये दिखाएंगे। बिकॉज़ यहाँ के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मकाम की तज़ीनो आराइश के लिए फ़ंड्स जो हैं वो जारी किए जाएँ ताकि ये हिस्टोरिकल पॉइंट्स जो है इसको अच्छा बनाया जाए और जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ। तो पहले चलकर ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद भी आपसे चिट चैट करेंगे। तकरीबन 300 साल कदीम और तारीखी विरसा नवाब मुजफ्फर खान का महल, जो किसी दौर में शहर की जिनत हुआ करता था, गुज़िश्ता 12 सालों से हुकूमत की अदम तवज्जुही और आसार कदीमा की गफलत के बायस खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये महल अब जवारियों की अमाजगाह बना दिखाई देता है। दरो दीवार से नक्श की गई कीमती लकड़ी चोरों की नजर हो चुकी है, जबकि 8 कनाल पर मुश्तमिल खूबसूरत महल भी वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। सियासी और समाजी शख्सियात भी हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस शिकवा करती नजर आती है। ये नवाब मुजफ्फर खान का महल 250 साल पुराना कदीमी, ये शुजाबाद की एक पहचान है। ये खंडर बन चुका है आसार कदीमा और इंतजामिया की गफलत की वजह से। हमारा मुतालबा यह है कि इस तारीखी विरसे को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए और इसको महफूज किया जाए। 12 आसार कदीमा वालों को मुतादिद दरख्वास्तें दी गई लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो न दी। उनकी 12 की टीमें भी आईं लेकिन ये मामला जूं का तू रहा। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेते हुए इस तारीखी विरसा की बहाली के लिए फंड जारी करने का मुतालबा किया है। नवाब मुजफ्फर खान का ये तारीखी महल जो किसी दौर में शहर की जीनत हुआ करता था, हुकूमती अदम तवज्जुही और आसार कदीमा की गफलत के बायस यह खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल मालिक, पब्लिक न्यूज़, शुजाबाद। बहुत ज़बरदस्त ये हिस्टोरिकल पॉइंट है लेकिन हुकूमत की जानिब से अदम दिलचस्पी और महकमा आसार कदीमा की गफलत के बायस ये जो मकाम है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। हम आपको नाजरीन इस तरह के सयाहती पैकेजेस या हिस्टोरिकल पॉइंट्स के जो खुसूसी रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको दिखाते रहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान है, इसकी हिस्ट्री है, इसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में पता लगे। और साथ ही साथ जो इस तरह के मकाम बन जाते हैं जो खंडरात का मंजर पेश करते हैं, हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए ताकि हुकूमत इन पर तवज्जो दे, इनके लिए फ़ंड्स का इजरा करे ताकि इन पॉइंट्स को अच्छा बनाया जाए और ऑब्वियसली इनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है। तो हम आज फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं और हुकूमत के सामने ये बात रखते हैं कि इस तरह के जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उनके लिए फ़ंड्स का इजरा किया जाए ताकि इनको बेहतरीन बनाया जा सके। खैर, शो में आगे बढ़ते हैं और मानसेरा के सबसे ठंडे मकाम की बात करते हैं, बाबू सर टॉप की। आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग नॉर्दर्न एरियाज गए होंगे, बाबू सर टॉप की साइड पर गए होंगे, तो आप लोगों को इसकी ठंडक का अंदाज़ा होगा क्योंकि मैं खुद पर्सनली यहाँ पर गई हुई हूँ। बहुत ठंड होती है यहाँ पर। सर्दियों में तो ये जो है रास्ते वो बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन आप नियर टू विंटर्स भी जाएं तब भी यहाँ पर शदीद ठंड होती है। और अगर आप गर्मियों में जाएं तब भी यहाँ पर बहुत ठंड होती है और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, उफ, वो आप ज़्यादा देर अपनी गाड़ी से बाहर जो है वो इस मकाम पर स्टे नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत है, बहुत ठंडा ये मकाम है। इस पर चलकर पहले खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं, फिर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होंगे, उनसे मज़ीद इस मकाम के बारे में जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जब से सयाहती मकाम खुले हैं लोगों की बड़ी तादाद जो है वो बाबू सर टॉप का रुख कर रही है।
लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी FWO, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर मिलकर 6 माह के तवील दौरानिया के बाद बाबूसर टॉप को बर्फानी तोदों और तमाम रुकावटों को हटाकर सड़क और छोटी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। मौसम गर्मा में मानसहरा सियाहती मकामात नारान की वादियाँ सियाहों का मरकज रहती है। पिछले बरस कोरोना वायरस के पेश नजर शोगरान और नारान बाबूसर टॉप में तमाम सियाहती सरगर्मियाँ मुकम्मल बंद रहीं। गुज़िश्ता माह सियाहों के लिए पाबंदियाँ हटा दी गयी। इस वक्त बाबूसर टॉप के पास खड़े हैं और ये बाबूसर टॉप आज खोल दिया गया है छोटी बड़ी ट्रैफिक के लिए और तमाम सियाहों को पैगाम है कि यहाँ बर्फ देखने और एंजॉय करने के लिए। वादी कागान की 90% आबादी सयाहत के कारोबार से जुड़ी हुई है। शाहराह खुलने से कारोबारी तबका भी बहुत खुश है। मौसम सरमा के दौरान कटीदास से बाबूसर टॉप रोड तक शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो जाती है। बाबूसर टॉप खुलने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के सफर का दौरानिया भी तकरीबन 5 घंटे कम हो जाएगा, जिससे सयाहों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले मुसाफिरों को भी सफर करने में मजीद आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। जब मैं इस मकाम पर गई थी तो यहाँ पर इस कदर ठंड थी, और मेरे जाने से नहीं, यहाँ पर नॉर्मली बड़ी ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है, हुई हुई बर्फ़ भी पड़ी होती है। अगर स्नोफॉल ना भी हो रही हो तब भी यहाँ पर बर्फ़ जो है वो मौजूद होती है, और ये इस कदर ठंडा मकाम है और यहाँ पर हवाएँ बहुत तेज़ चलती हैं। मतलब व्हेन आई वेंट आउट ऑफ माई कार तो मेरे लिए वहाँ पर ज़्यादा देर स्टे करना बहुत मुश्किल हो गया था। नोज़ जो है वो लाल और फेस ठंडा। आपने जितने भी यहाँ पर कपड़े चढ़ाए हों, जितनी भी जैकेट्स पहनी हो, लेकिन इंतहाई शदीद यहाँ पर ठंड होती है। और यहाँ पर जो पानी मिलता है, मतलब जो लोकल, मतलब जो टैप्स होते हैं उनमें जो पानी आ रहा होता है वो इंतहाई ठंडा पानी होता है कि आपके हाथ जो है भले फ्रीज़ हो जाएं, इतनी ठंड। और इस मकाम पर मुझे अभी भी मतलब वो सब कुछ याद आ रहा है कि जब मैं यहाँ पर गई तो वो पकौड़े यहाँ से मिलते हैं, होते थोड़े से गंदे पकौड़े हैं लेकिन वो पकौड़े हो यहाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और शो में आगे बढ़ते हुए अभी आपको एक मूवी का ट्रेलर दिखाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लग रहा था ये कोई हॉरर मूवी है और अटैक हो रहा है और उससे ख़ुद को बचाने की कोशिश। इन्वेजन इज़ द नेम ऑफ द मूवी, और ज़बरदस्त ट्रेलर था। इंटरेस्टेड हूँ मैं भी कि ये देखूँ जब आए। बहरहाल इसकी कुछ स्टोरी इस तरह से है कि एक एलियन थ्रेट का सामना है 2 भाइयों को, और उनका जो बाप है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। सो इसका ये इस तरह से स्टोरी का मिक्सचर है। खैर अब ये देखेंगे तो आगे पता लगेगा कि ये मूवी की स्टोरी जो है वो असल में क्या है, लेकिन बज़ाहिर देखने में तो ये थोड़ी सी हॉरर और अटैक काइंड ऑफ मूवी भी लग रही है। खैर हम शो में आगे बढ़ेंगे और एक जो ख़बर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो अहम ख़बर ये है कि सऊदी वज़ारत हज ने एक बड़ा फ़ैसला, बड़ा ऐलान किया है कि जो ख़वातीन हैं वो बग़ैर महरम के भी हज जो है वो अदा कर सकती हैं। उम्रे के हवाले से कोई पॉलिसी अभी सामने नहीं आई, लेकिन आपको बताते चलें कि सऊदी वज़ारत हज का कहना है कि रवा साल हुज्जाज कराम के लिए 3 पैकेजेस मंजूर किए गए हैं, जिनमें एक जो है वो ख़वातीन के लिए है, और ख़वातीन जो हैं वो बग़ैर महरम के अपनी जो हज की एप्लीकेशन है वो सबमिट करा सकती हैं। जिस तरह से हम सबको पता है कि आज से पहले, ये इस फैसले से पहले ये रूल था कि भले आपने उम्रा करना हो या हज करना हो, मैंडेटरी होता था कि आपने अपने साथ किसी ना किसी महरम को लेकर जाना है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी आते थे। ऑब्वियसली बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो उम्रा और हज अदा करने की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन उनका कोई महरम नहीं होता और वो फिर इस जो सादत है उससे महरूम रह जाती हैं। अब हमारे यहाँ पर डिफरेंट सेक्ट्स भी हैं, हर फ़िक़े का अपना मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लेकिन अब ये सऊदी वज़ारत हज की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया है। मेरे ख्याल में ये खुशाइंद, और हमने देखा है कि हम कुछ पिछले अरसे में देख रहे हैं कि सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। वहाँ पर सिनेमा हॉल्स जो हैं वो मतलब खोले गए हैं। पहले वहाँ पर सिनेमाज नहीं थे, पर ख़वातीन जो थी वो ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, तो इस हवाले से भी उनको इजाज़त दी गई कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वो अपनी मतलब ड्राइविंग भी कर सकती हैं। फिर कारोबार की उनको इजाज़त नहीं थी वहाँ पर। फिर अब ये भी जो पॉलिसी थी वो मुतारिफ़ करवाई गई कि उनको हज करने के लिए भी किसी
मतलब मेल मेंबर की साथ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये चौथा इस हवाले से फ़ैसला जो है वो सामने आया है और बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल में चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर आ रही हैं। इससे होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं जिनके साथ कोई ना कोई महरम अटैच नहीं हो सकता वो उम्रा और हज अदा कर सकती हैं। उम्रे के हवाले से अभी कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। और इस साल अगर हम हज पॉलिसी की बात करें तो इस साल भी जो ईद है बकरा ईद वो मुख्तलिफ होने वाली है, क्योंकि बकरा ईद हो और हज ना हो ये हो नहीं सकता। लेकिन हमने लास्ट ईयर भी देखा कि हज जो था वो उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बड़े पैमाने पर इसका हर साल इनेकाद किया जाता है बिकॉज ऑफ कोविड इज़ द रीज़न जिसकी वजह से पिछले साल भी सिर्फ वहाँ के जो मकामी लोग थे महदूद तादाद में उनको हज जो थी वो अदा करने की इजाज़त थी। और इस दफ़ा भी यही शर्त है कि एक तो वहाँ के मकामी जो लोग हैं सिर्फ वो हज अदा कर सकेंगे। 60,000 के करीब जो लोग हैं वो हज अदा कर सकेंगे, 60,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हज अदा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी है। जिन हुज्जाजे कराम ने हज अदा करना है वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, उनकी वैक्सीनेशन होना लाजमी है, जिसके बाद वो हज अदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद 18 से 65 साल की जो एज ब्रैकेट है वो रखी गई है। अगर आप 18 से 65 साल के दरमियान आपकी उम्र है तभी आप हज अदा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा 65 साल से ज़्यादा उम्र है तब भी हज के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, और 18 साल से कम अगर उम्र है तब भी आप हज के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और फिर हम आपको एक दफ़ा बताते चलें कि सऊदी वजारत हज ने औरतों को बग़ैर महरम के इजाज़त दे दी है और जो ख़वातीन हैं वो अब अपनी इस हवाले से एप्लीकेशंस जो हैं वो सबमिट करा सकती हैं। सो मेरे ख्याल में अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। PSL पर भी बात होने वाली है, कल भी जो बड़ा सनसनीखेज मुकाबला हुआ उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको इन्वेजन मूवी का ट्रेलर दिखाया था। अभी हम आपको एक और मूवी का ट्रेलर दिखा रहे हैं वेयरवुल्व्स जिसका नाम है। पहले चलकर इसका ट्रेलर देख लेते हैं। So there is some, I think, mysterious creature in this movie, probably a wolf. लेकिन अब ये देखने से ही पता लगेगा कि वो मिस्टीरियस क्रिएचर कौन सी है इस मूवी में। बेसिकली इस मूवी में एक बर्फ़ का तूफ़ान है जो कि 2 रेजिडेंट्स को ट्रैप कर लेता है। जो दोनों रेजिडेंट्स हैं वो इस बर्फ़ के तूफ़ान की लपेट में आ जाते हैं और फिर ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली अपनी एफर्ट्स के साथ इस मिस्टीरियस क्रिएचर के जो हक़ाइक़ हैं उनसे पर्दा उठाते हैं। कुछ इस किस्म की इसकी स्टोरी है। खैर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएँगे कि दरियाई कटाव की वजह से दरियाए चनाब जो है वहाँ पर जो दरिया है अपना रास्ता बदल रहा है, जिसकी वजह से बहुत से जो देहात हैं, फसलें हैं, जो किसानों की ज़मीनें हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, वो ज़ेरे आब आने का खदशा है। तो पहले चलकर इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बहते दरिया जिंदगी की रवानी की कहानी है, मगर जिला हाफिजाबाद में डुबडुबाती जिंदगी मदद के लिए पुकार रही है कोई फरियाद रस, कोई तो हो जो पैरों से सरकती अमलाक को बचा ले। साबिक हुक्मरान जमात ने चनाब वासियों को बचाया, ना मौजूदा ने बहने वालों को किनारा बख्शा। दरिया पार बासर सियासतदानों ने पुश्ते मजबूत करके दरिया का रुख मोड़ दिया। लाखों एकड़ रकबा को सराब करने वाला ये दरिया कटाव की वजह से आज हाफिजाबाद के गरीब किसानों के हजारों एकड़ निगल गया। कितने ही देहात लहरों की नजर हो गए। साडा महमूदपुर का रकबा काफ़ी जड़ा है दरियाबुरद हो गया। काफ़ी पिंड शामिल ने खुतशा, बून रत्ता, बून फाजल, छन्नी, थतला, चाह चौरा। साडियां ज़मीनां जिहड़ियां दरिया की नज़र होंदियां पईयां ने, दिन ब दिन हो रही ने। गौरमेंट अगे साडी अपील है कि मेहरबानी करके पक्के पुश्ते ला देन। मंडी बहुत दिन साडी अपोजिट साइड वाल पक्के पुश्ते लगे ने, ज़मीनां उन्हां दी आबाद हो गई। रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि पक्के पुश्ते बना दिते जान ताकि बाकी रकबा जड़ा बच जाए। यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर दरिया था, अब दीवारों के साथ दरिया बह रहा है। 153 देहात जो हैं वो चनाब के रहमो करम पर हैं। लोग देख रहे हैं कि हम कब महाजर हो जाएंगे, कब हमारी ज़मीनें दरिया के पेट में सिरक जाएंगी और हमारे घर पानी में बह जाएंगे। खुदारा इंतजामिया और हुकूमत इस चीज का नोटिस ले। इंतजामिया की बेहिसी या नाअहली 153 देहात आज भी दरिया के रहमो करम पर हैं। चनाब में डूबने के करीब हजारों अफराद को तिनके का भी सहारा नहीं। 153 देहात के मकीन अरबाब इख्तियार से सवाल करते हैं कि दरिया गर्दी रोकने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। जब ज़मीन नहीं रहेगी तो मकीन हिजरत पर मजबूर होंगे। खुदारा चनाब वासियों को महाजर कैंपों में जाने से रोक लो। ये इल्तिजा है एक किसान की, ये फरियाद है एक ज़मींदार की। कैमरा टीम के साथ
अजहर हुसैन, पब्लिक न्यूज़, पिंडी भटियां। बहते दरिया बिल्कुल, जब ज़मीन नहीं रहेगी तो लोग हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। 153 के करीब ये देहात हैं जो कि ज़ेरे आब आने का खदशा है, और ये जो दरिया है वो दरियाए चनाब के रहमो करम पर है। लोगों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि दरिया के जो पुश्ते हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि दरिया जो है वो अपना रास्ता ना बदल सके। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अजहर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर, बताइएगा लोगों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है, क्या मसाइल है लोगों के, और क्या किसी हुकूमती मुतल्लिका जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने कोई दाद रसी नहीं की, मुतालबा नहीं सुना इन लोगों का? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये लोग जो है दरिया किनारे बसते हैं। खासकर इनमें महमूदपुर है, गाँव और चाचौरा है, भून फाजल है, चक भट्टी है। एक्चुअली यहाँ के जो लोग थे उनका ज़्यादातर जो है इन्हार ज़राअत पर होता है, लेकिन दरिया की दूसरी जानब खासकर मंडी भावलदीन की तरफ से लोगों ने और वहाँ के बासर सियासी अफराद ने दरिया का रुख मोड़ दिया पक्के पुश्ते लगाकर। लेकिन इस जानब किसी सियासतदान ने और ना ही DC ऑफिस से भी लोगों ने कुछ दिन पहले रजू किया था, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा इनकी दाद रसी को बिल्कुल नहीं आया। और ख़ासकर कुछ जो देहात हैं, अभी चाचौरा की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही तकरीबन सफा हस्ती से मिट गया। यहाँ के लोग जो है वो अपना घर बार छोड़कर दूसरी तरफ कहीं और हिजरत कर चुके हैं। और इसी तरह दरिया के जो साथ साथ जितने भी रकबा है, खासकर ज़री इलाका जो है वो सारा दरिया की नज़र होने जा रहा है। और इनकी यहाँ के लोगों ने महकमा इरीगेशन को भी बार बार दरख्वास्त दी है, लेकिन किसी ने कोई इनके हाल पर रहम नहीं किया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दाद रसी के लिए कोई नहीं आ रहा। सर, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बार बार मुतालबा तो ये किया जा रहा है कि पुश्ते जो हैं वो मजबूत किए जाएं, लेकिन वो नहीं, हुकूमत उस तरफ तवज्जो दे रही। लोग अपनी मदद आपके तहत कोई यहाँ पर काम कर रहे हैं जो यहाँ के मकीन है, यहाँ के लोग हैं? जी बिल्कुल, ये ज़्यादातर गरीब किसान हैं। और कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म बुलतार साहब, उस्मान बुलतार साहब का यहाँ पे हंगामी तौर पर उन्होंने लैंडिंग की थी जो है ये दरिया के किनारे हेड कादराबाद बराज पर। तो यहाँ के लोगों को एक उम्मीद जागी थी कि शायद ये हमारी अब दाद रसी होने जा रही है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद नोटिस लिया है और यहाँ पर एक हंगामी तौर पर उन्होंने दौरा रखा है, लेकिन वो दौरा बस दौरा ही था। और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों ने DC ऑफिस से भी रजू किया। कुछ दिन पहले DC साहबा जो कि नौरज साहबा हैं यहाँ की, उन्होंने एक खुली कचहरी में लोगों से उनके मसाइल सुनने के लिए एक रखा था, लेकिन लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ पे DC साहबा को भी इन्फॉर्म किया कि हमारे देहात जो है वो पानी की नज़र हो रहे हैं, ज़मीनें पानी की नज़र हो रही हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं, काफ़ी सारी हज़ारों एकड़ दरिया बुर्द हो चुका है। लेकिन DC साहबा ने तसल्ली तो दे दी, देखें अब इस पर कितनी सच्चाई है या कितना अमल होता है इस पर, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मजबूत पुश्ते हैं वो कायम किए जाएँ ताकि ये जो देहात है वो ज़ेरे आब ना आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर, आपने हमें मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन थी उससे आगाह किया। नाज़रीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और शो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे PSL मैचेस पर और हमारे साथ इरफान ज़हीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ हमारे साथ सिंगर, पाकिस्तान के नामवर सिंगर आमिर गुलाम अली मौजूद है और इनका तारुफ एक ये भी है कि ये पाकिस्तान के नामवर गुलकार मौसीकार गुलाम अली खान साहब के बेटे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? बस आपको हमने भरपूर टाइम देना था, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम आगे पीछे हो गया, इसलिए अब आपको उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि एकदम कोविड थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स हुआ तो लोग बाहर निकले तो रश हो गया सड़कों पे, इसकी वजह से मैं भी लेट हो गया थोड़ा सा। ये आज ही रश हुआ जिस दिन आपने आना था। खैर, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि आपके फादर कैसे हैं? बड़े अरसे से हम उनको देख नहीं रहे,
तो उनके हाँ बारे जी, में एक थोड़ा तो सा ये कोविड का जो पीरियड चल रहा था उसकी वजह से मैंने उनको बहुत ही एहतियात में रखा, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी है कि उनको बहुत ज़्यादा क्योर की और वो ज़रूरत है। अदरवाइज़ माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और कोविड से पहले हम लोग बाप बेटा दोनों काफ़ी वर्ल्ड टूर करके आए थे, जर्मनी और यूरोप का सारा तो शोज़ वगैरह करके आए थे। तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि वो जल्दी हमें वापस स्क्रीन पर नजर जी आएंगे। ज़रूर, जब ये थोड़ा सा कोविड रिलैक्स होगा तो अब तो इंशाल्लाह। खैर वो कोविड की सिचुएशन वाकई सूरत हाल बहुत कम हो रही है, हाँ केसेस बहुत कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इरफान, आपकी तरफ आऊँगी। PSL 6 में कॉलिन मनरो की अगर हम बात करें तो उनकी उम्दा बैटिंग की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। वो कल के मैच पर आप क्या अपना तजिया पेश करेंगे? देखिए, मैंने कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर आता है और सेकंड मैच के अंदर और सेकंड इनिंग्स के अंदर ज़्यादा आता है। कल एक मैच था बट सेकंड मैच के अंदर एक्सपेक्टेड था, और मैंने ये कल बोला था कि कोई भी टीम जो पहले बैटिंग कर रही है उसको चाहिए कि कम से कम 20-30 रन एक्स्ट्रा करे, क्योंकि जो बैटिंग बाद में करेगी उसके लिए बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है, क्योंकि बॉल को उसको पकड़ना, ग्रिप करना स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो कन्वीनियंट हो जाती है। यही हमने देखा कि पहले 2 विकेट्स उन्होंने जल्दी ले लिए, बट लेटर हाफ के अंदर मनरो जैसे एक इम्पैक्ट अपना डालते हैं और T20 सर्किट के अंदर बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं, और उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत आला है। हम शर्जील की भी बात कर रहे थे कि शर्जील कंसिस्टेंट नहीं है, बट मनरो बहुत कंसिस्टेंट है। एक बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर में यही फ़र्क आता है कि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर उसको परफॉर्म करना होता है। और मनरो के साथ हमने देखा कि इफ्तिखार जो पाकिस्तान टीम के साथ भी काफ़ी रहे, उन्होंने इफ्तिखार अहमद जी लास्ट मैच में 49 रन स्कोर किया। आसिफ अली के साथ बड़ी अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। उनकी वैसे परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक अपने आप को जो उनसे एसोसिएट था डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बट वो जब टीम के अंदर आए तो 2-2.5 साल वो टीम के साथ रहे और मिसबाह के बड़े फेवरेट भी माने जाते थे, बट हमने देखा कि वो कोई ऐसा जो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, इसी वजह से टीम से ड्रॉप भी हो गए। बट इस PSL के अंदर वो अपनी दोबारा वो जो उन्होंने कम बैक किया, बिल्कुल कह सकते हैं, और वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड ये 2 ऐसी टीम हैं जो इस PSL के अंदर बाकी टीम से थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, बट तीसरी टीम जो है मुल्तान सुल्तान भी ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि वो भी मोमेंटम गेन कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये टीम मुझे फाइनल में भी जाती नजर आ रही है, यानी मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में से कोई इन तीनों में से 2 टीम मुझे लगता है कि फाइनल में जरूर चलें देखते हैं अब की बार आपकी जो प्रेडिक्शन है वो कैसी है। वैसे तो आप जो खबरें देते हैं, जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो सही साबित होती हैं, और लेट्स सी के क्या बनता है आगे जाकर। आमिर, आप ये बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ किस तरह से किया? आपके तो घर में ही उस्ताद मौजूद थे, कभी किसी बाहर से भी बाहर के उस्ताद से भी कोई एजुकेशन वगैरह इस हवाले से हासिल की हैं? आपके उस्ताद आपके घर में ही मौजूद? जी बिल्कुल, जिससे रूहानी एजुकेशन कह सकते हैं आप, या जैसे हम आप लोग अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि हमारा रूहानी उस्ताद। तो बेसिकली जब आँख खुली तो उठते ही उस्ताद गुलाम अली खान साहब को देखा, जब तो कानों में उनकी आवाज़ और उनका रियाज और उनका सुरमंडल और उनका हारमोनियम, तो ये चीज़ें दिमाग में उठते ही पड़ गई थी बचपन से ही। मतलब आपने जब आँख खोली तो आपने अपने इर्द गिर्द यही साज और अपने इर्द गिर्द सूरी देखा था और सूरी सुना। तो उसके साथ जब स्कूलिंग, फिर बच्चा, आपको पता है बचपन का दौर होता है, स्कूलिंग ये चीज़ें होती हैं, तो साथ साथ मैं और लोगों से भी, और जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मौसीकार, आर्टिस्ट, गुलकार, इन लोगों से मैं बड़ा इंस्पायर होता था। तो जैसे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता। फिर मैंने एजुकेशन लेने चला गया मैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। अच्छा। म्यूज़िक, फिल्म म्यूज़िक की, फिल्म और म्यूज़िक जी, मैंने वहाँ फिल्म और म्यूज़िक किया, म्यूज़िक एडिटिंग्स की वहाँ से मैंने। तो मुझे ये शौक़ था इन चीज़ों का करने का, हालांकि अगर मैं नहीं भी करता तो मेरे अब्बा उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने अपनी फील्ड में गज़ल में इतना नाम कमाया, इतना प्यार हासिल किया लोगों का, तो मैं वो भी कर सकता था, लेकिन मेरे इंटरेस्ट थोड़े थे कि मैं इसके साथ साथ हाँ जी एजुकेशन भी लूँ, घर से भी लूँ, बाहर से भी लूँ, और मैं एक पर्टिकुलर म्यूज़िक में फंस के ना रहूँ। मैं अगर फिल्म म्यूज़िक करना चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, मैंने क्रॉस द बॉर्डर भी किया और आगे भी। और सीखा अपने फादर से या बाहर से ही सीखा जितना भी? जी, मैंने मेरी तरबियत, बल्कि मैं कहता हूँ अक्सर कि मैंने जो भी सीखा, मैं जो भी हूँ, मैं सिर्फ उस्ताद गुलाम अली खान साहब की वजह से। और आपके लिए तो बड़े फ़ख्र की बात है कि आप उनके बेटे हैं, आपका तारुफ। जी, ये ब्लेसिंग है मेरे लिए, ये फ़ख्र तो है, लेकिन ये बड़ा एक बड़ा गमगीर सा फ़ख्र है। अच्छा, मैं आपसे मतलब ये भी पूछना चाहूँगी कि कभी डांट वांट पड़ी गाना सीखते हुए, लेकिन इससे पहले ज़रा आप हमें कुछ सुना देना। बिल्कुल सुना देते हैं, आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएं। जी जी ज़रूर। मेरे अब्बा की गज़ल है, मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको सुनाता जाता हूँ।
पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ, आवारगी ये दिल, ये पागल दिल मेरा। अच्छा, आप खुद भी ज्यादा गजलें वगैरह ही गाते हैं? जी, मुझे पसंद तो यही है बेसिकली अपने दिल आज से। का जो यंगस्टर है ये सीखे बगैर जो म्यूजिक शुरू कर दिया है, तो उनको कैसे देखते हैं आप? उनको मैं देखता ही नहीं हूँ। नहीं, वो जो हाइप क्रिएट हो जाती है वो सोशल मीडिया पे बचपन से यही हमारे अब्बा ने, हाला हम में जो खून है, हमारी जो जीन्स है, जो हमारा खानदान है, अगर हम ना भी सीखें तो हम ये काम कर सकते हैं। ये चीजें लेकर आप लोग मेरे ख्याल में आप पैदा होते हैं। लेकिन जब हमने होश संभाला, जब ये शौक पड़ा, तो सबसे पहले अब्बा ने यही कहा कि बेटा अगर ये काम करना है तो पहले इसको सीखो। चाहे आप मेरे बेटे हो या किसी के भी बेटे हो या कोई भी किसी का भी कुछ भी लगता हो, मेहनत जरूरी है, रियाज जरूरी है। तो इसमें क्लासिकल म्यूजिक की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी, या बेसिक वही होती है, फाउंडेशन तो वही होती है। आप फाउंडेशन अच्छी रख लें, ऊपर आप किसी भी किस्म की बिल्डिंग तैयार कर लें या कोई भी इमारत बना लें। ठीक हो गया, ठीक। इरफान, आपकी तरफ आऊँगी। आज भी लीग के 2 मैचेस खेले जाने हैं। पहला मैच है कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर के दरमियान, और दूसरा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। पहले वाले मैच के हवाले से प्रेडिक्शन दे दें कि आपको उस मैच में क्या नज़र आ रहा है। फिर अगर हम दूसरे मैच की बात करें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, तो उस हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? हु इज़ गोइंग टू विन द मैच? पहले मैच में देखें तो लाहौर का पलड़ा थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि कोयटा अपने सारे मैचेस हमने देखा कि कराची में भी सारे मैचेस हारी, सिवाय एक मैच जिस तरफ जीत सकी, और जैसे ही वो यूएई अबू धाबी आए तो इधर भी दोनों मैच अपने हार गए। उनका पूरा टीम कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब नजर आ रहा है। क्या वजह है जो पैर दर पे शिकस्त का कोयटा को सामना करना पड़ा है? इसकी क्या रीजन आपको नजर आती है? टीम उस तरह से स्ट्रांग नहीं, कॉम्बिनेशन अच्छा देखिए, 2-3 चीजें इसमें मिस्टेक थी। एक तो सबसे बड़ी जो मैं कल भी सोच रहा था कि आखिर क्या ऐसी चीज हुई कि कोयटा जो पिछले 5 सीजन की सबसे बेस्ट टीम होती थी और इस दफा वो इतनी नीचे चली गई, और नजर आ रहा है कि उनके जो मेंटोर थे सर विवेक रिचर्ड, वो नहीं है। जब वो उनके डगआउट में बैठे होते थे, वो जिस तरह लड़कों को, इससे पता लगता है कि कोच का कितना हाथ होता है टीम को जितवाने में। तो वो एक एज ए मेंटोर, जब उनके डगआउट में सर विवेक रिचर्ड जैसा बंदा बैठा हो, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, तो उनके ना होने से इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, इनकी पिक इस दफा मुझे ठीक नहीं लगी। जो प्लेयर इन्होंने चूज किए वो थोड़े से, इन्होंने एक तरह के मोनोटोनस किस्म के प्लेयर ले लिए, वो इम्पैक्ट लगा। और तीसरा, जो कॉम्बिनेशन होता है, जेल होती है टीम, खेलते के साथ मोमेंटम गेन करती है, वो नहीं कर पाई। तो ये 2-3 फैक्टर थे। इसी तरह लाहौर के अंदर इस दफा की सबसे बैलेंस साइड नजर आ रही है उनका टीम कॉम्बिनेशन। हमने पिछले जितने भी सीजन देखे, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस लाहौर के लास्ट सीजन में भी अच्छा था, फाइनल खेले थे, लेकिन इस दफा ज्यादा अच्छा करे। बट लास्ट मैच उन्होंने बहुत बुरा खेला, जीता हुआ मैच वो इस्लामाबाद से बिल्कुल हार गए। तो उनको दोबारा अपनी जो गलतियां थी उसको ओवरकम करना पड़ेगा, और ये हाउ यू गोज। तो ये सारी चीजें। इसी तरह पे दूसरा मैच जो हमारा है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, ये दोनों भी बड़ी अच्छी बैलेंस साइड है, बट पेशावर ज़ल्मी को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। उनके 3 मेन प्लेयर वापस से आ चुके हैं। सबसे मेन प्लेयर मिलर जो है वो वापस चले गए, एडवर्ड चले गए, एलन चले गए, तो 3 प्लेयर उनके भी वापस जा चुके हैं नेशनल ड्यूटी की वजह से। और इसी तरह हमने देखा कि कराची किंग्स की भी टीम बहुत अच्छी है, बट वो एक शायद इम्पैक्ट ज़्यादा करना चाहिए, वो ज़्यादा डिपेंडेंसी बाबर आजम पे कर रहे हैं। बाबर आजम की कल हम प्रेस भी करना चाहिए, जिस तरह लास्ट मैच वो पूरे 20 ओवर खेले बट टीम को मैच नहीं जिता सके। कल उन्होंने पावर हिटिंग थोड़ी सी ज़्यादा की और 53-54 ऑड बॉल के ऊपर 85 किया, तो वो अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ खेले। बट इसको आई स्टिल बिलीव कि अभी भी थोड़ा मार्जिन इसको और इम्प्रूव करने का है। और जैसा शर्जील के ऊपर डिपेंड ज़्यादा कर रहे हैं, शर्जील हर मैच में परफॉर्म नहीं करते। शर्जील को अपनी कंसिस्टेंट लेवल को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। वो 5 में से 1-2 मैच में चल रहे हैं, एटलीस्ट उनको 3-4 में चलना चाहिए। जो हम मनरो की बात कर रहे हैं कि मनरो कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करें, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों इक्वल साइड है। और पहले मैच के अंदर लाहौर के अंदर का पलड़ा भारी है, वो मेरा ख्याल है। कल पता लगेगा कि मैच कौन जीता है, फिर बताएंगे आपकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई या नहीं। शायद पता चलना शुरू हो जाएगा। आमिर, आप बताएं, आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, कोई दिलचस्पी है? बहुत था बचपन में, और मैं इस्लामाबाद में हम लोग रहते थे, तो मैं वहाँ पे जो इस्लामाबाद की कैपिटल टीम थी, मैं उसका कैप्टन भी रहा हूँ। अच्छा, शौक रहा है, यानी बहुत क्रेज की हद तक शौक रहा। ये तो म्यूज़िक ने और मेरा शौक वो जो थोड़ा सा मध्यम कर दिया
तो लेकिन अंदर तो अब है। भी वैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? नहीं, खेलता बहुत कम हूँ अब, देखता बहुत हूँ शौक अच्छा, से, शौक बहुत से शौक से देखते हैं। देखता अच्छा हूँ। ये बताएं कि आपने जिस तरह से जी, आपकी कौन सी फेवरेट? ऑब्वियसली आई एम लाहौरी, तो लाहौर मुझे ऑलवेज आया सपोर्ट लाहौर अपने शहर को। लेकिन बेसिकली मैं बताना चाहूँ, लाहौर कराची ये सब हम हैं, सब कुछ एक है, ये ऑल इन वन है, ये पाकिस्तान है। चाहे लाहौर जीते, कराची जीते, पेशावर जीते, हमारा मकसद है पाकिस्तान जीते। जी जी, ऐसे ही तो कोई भी हो, लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली जहाँ बंदा रहता अच्छा, है। आप जिस तरह से बता रहे थे कि आपके वालिद आपके उस्ताद रहे हैं, कभी सिखाते हुए उनसे डांट वगैरह पड़ी? बिल्कुल, अगर कहीं गलत सुर लग जाता था तो वो उनकी ऐसे ही कह देना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले के बच्चे जो थे वो डरते भी बड़ा थे अपने वालिदैन से, आजकल के बच्चों को तो कोई डर खौफ नहीं है। डर असल में बाप का डर नहीं होता, एक अदब होता है, अदब होता है, एक लेवल होता है अदब का। और जब बाप ऐसा एक वेल नोन पर्सनैलिटी हो, अपने काम के उस्ताद हो, तो वो अदब के साथ, एक एहतराम के साथ, वो एक थोड़ा सा खौफ भी होता है। तो पूछते हुए या दोबारा कुछ करते हुए वो डरता है इंसान। ठीक। अच्छा, वैसे मैं आप अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जाते जाते आपसे गाना भी सुनेंगे। थैंक यू सो मच आमिर, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक गाने से प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाए तो सुनाएं कुछ। जी बिल्कुल, बहुत मशहूर गज़ल मेरे अब्बा की है, मैं सुनाता जाता हूँ आपको। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।